हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, टीचिंग एग्जाम कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप सबको केवी के अंदर सिलेक्ट होना है तो आपको चाहिए कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, थोड़ा थोड़ा करके ही सबको पढ़ते जाएं दोस्तों, क्योंकि किसी चीज़ में कंसिस्टेंटली बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ये नहीं कि आज 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, कल 5 मिनट भी ना पढ़े। ऐसा ये करने से क्या होगा, हमारा जो कंटिन्यूस जो स्टडी करने का जो रूटीन है वो टूट जाता है और स्टडी भी कंप्लीट नहीं हो पाती। आज क्लास में हम लोग दोस्तों पेडागोजी के लिए हम सभी NIS DLED के स्टडी मटेरियल का अध्ययन करेंगे दोस्तों। आज का कॉन्सेप्ट रहेगा प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा। यानी इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं और देखें। इसके पहले था कि प्राचीन काल में शिक्षा की पद्धति क्या थी, यानी प्राचीन काल में किस पद्धति से, किस प्रणाली से शिक्षा को ग्रहण करवाया जाता था, बच्चों को किस चीज़ के लिए विद्यार्थी को तैयार कराया जाता था दोस्तों। पूरे NIS वेबसाइट से स्टडी मटेरियल से ही दोस्तों अलग छोटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी को सिलेक्ट करके इस वीडियो में रखा गया है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों आगे प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा क्या है। प्राचीन भारत में शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली थी। क्या थी दोस्तों? गुरुकुल प्रणाली से हम लोग क्या करते थे, जो पहले प्राचीन काल में पढ़ाई की पद्धति थी। एक निश्चित अध्ययन अवधि के लिए विद्यार्थी को गुरु के साथ रहना पड़ता था, यानी कंटिन्यू वो जो बच्चा, जो विद्यार्थी है जो अध्ययन करना चाहता है उसको गुरु के साथ ही रहना पड़ता था। जैसे आज की पद्धति नहीं थी कि बच्चा आए, पढ़े और घर अपने पेरेंट्स के पास चले जाए, ऐसा नहीं होता था। यानी अगर स्टूडेंट को विद्या अर्जन करना है तो वो गुरु के साथ ही रहता था और गुरु की सेवा उसको करना पड़ता था दोस्तों। गुरु का आश्रम एक प्रकार का बोर्डिंग विद्यालय होता था। प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो निर्धन हो, धनवान हो या किसी उच्च घराने से संबंध रखता हो, सभी को एक साथ ही रहना पड़ता था दोस्तों। सभी के लिए एक जैसा पक्षपात रहित व्यवहार किया जाता है, यानी वहाँ बिल्कुल किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता था। आपको स्मरण होगा कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ गुरुकुल में ही रहते थे। ये बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है दोस्तों कृष्ण और सुदामा की उस टाइम के शिक्षा पद्धति को समझने के लिए दोस्तों। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क थी, यानी कोई शुल्क नहीं रहती थी, परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए सभी भिक्षा मधुकरी के रूप में मांगनी पड़ती थी। यानी सभी जो स्टूडेंट होते थे उनको अपनी मधुकरी के लिए, अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, यानी भोजन ग्रहण या अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भिक्षा के रूप में कुछ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांगना पड़ता था। ये सभी स्टूडेंट करते थे दोस्तों। ये शिक्षक के स्टूडेंट ही जाते थे और अपना जो दैनिक जो ज़रूरतें हैं उसे वो पूरा करते थे, जिसमें उनमें विनम्रता तथा विद्यार्थियों के रूप में उनकी सहायता करने के लिए समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुणों का विकास होता था। यानी समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुणों का भी विकास होता था दोस्तों। इससे जाति क्रम परंपरा को कम करने में सहायता मिलती थी, क्योंकि गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था। इस परंपरा से दोस्तों सभी विद्यार्थियों को एक समान समझा जाता था और गुरुकुल में क्या होता था, जाति परंपरा को कम करने में सहायता मिलती थी। गुरु ही क्या होता था, गुरुकुल का मुखिया होता था, जो सभी विद्यार्थियों के लिए पिता के समान होता था। क्या होता था दोस्तों? सभी विद्यार्थियों के लिए पिता के समान, माता पिता या संरक्षक के समान व्यवहार करता था। वह विद्यार्थियों को उनसे बिना किसी अपेक्षा के शिक्षा प्रदान करता था, यानी बिना किसी बेनिफिट के शिक्षक क्या करते थे, बच्चों को शिक्षित करते थे। गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित था या निषेध था। विद्या दान उनकी दृष्टि में सर्वोत्तम दान समझाते हैं, यानी विद्या का दान करना ही सर्वोत्तम दान उस टाइम प्राचीन काल में समझा जाता था। और ज्ञान के बेचने का विचार निंदनीय समझा जाता था, यानी निंदा का विषय समझा जाता था कि अपने ज्ञान को हम दूसरे को देंगे तो ये क्या था, ये निंदा का विषय था दोस्तों। कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे। गुरुकुल में शिक्षा क्या थी दोस्तों, उस टाइम निःशुल्क थे, यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए कोई भी फी नहीं लगती थी, निःशुल्क थी। परंतु गुरुकुल को चलाने के लिए सभी भिक्षा मधुकारी के रूप में मांगनी पड़ती थी।
जिनमें उनमें विनम्रता तथा विद्यार्थी के रूप में उनकी सहायता करने के लिए समाज के प्रति कृतज्ञता जैसे गुणों का विकास होता था। इससे जाति क्रम परंपरा को कम करने में सहायता मिलती थी, क्योंकि गुरुकुल में भी सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था। गुरु ही क्या होता था दोस्तों? गुरुकुल का मुखिया होता था, या बोलिए तो माता पिता के समान होता था। उसका क्या था? वो संरक्षक के समान वो उनका व्यवहार होता था, किसका? गुरु का, प्राचीन काल में। और गुरुकुल चलाने के लिए गुरु कोई भी शुल्क नहीं ले सकता था, क्योंकि शुल्क लेना प्राचीन काल में क्या था? वर्जित या निषेध था दोस्तों। विद्या दान ही उसकी दृष्टि में सर्वोत्तम दान समझा जाता था। ज्ञान के बेचने का विचार निंदनीय समझा जाता था। क्या समझा जाता था दोस्तों? निंदनीय समझा जाता था। गुरुकुल चलाने के लिए राजाओं, लोकोपकारक यानी परोपकारी व्यक्ति तथा समाज के धनाढ्य वर्ग दान देते थे। गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप भी कुछ सहायता मिल जाती थी, जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा प्राप्ति के अंत में गुरुकुल छोड़ते समय गुरुकुल को अपनी श्रद्धा समान सहायता देते थे। इतना कुछ गुरुकुल चलाने के लिए पर्याप्त समझा जाता था। उस टाइम के शिक्षकों को धन को संग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। अब दोस्तों प्राचीन काल में आगे देखेंगे, गुरुकुल के रूप में केवल उसी व्यक्ति की पहचान गुरु के रूप में यानी टीचर्स के रूप में उस टाइम प्राचीन काल में गुरु के रूप में केवल उसी व्यक्ति की पहचान, नियुक्ति तथा आदर होता था जो वास्तव में क्या हो दोस्तों? विद्वान हो, एक उत्कृष्ट विशेषज्ञ हो, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति समझा जाता था। जैसे आप जानते हैं, भारत में बहुत पुरानी गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु को उसकी स्वार्थरहित सेवा के लिए समाज में उसे ऊंचा स्थान दिया जाता था, और यहाँ तक भी कि राजा भी गुरु का सम्मान करते थे। राजा भी क्या करते थे दोस्तों? गुरु का सम्मान करते थे। गुरु को माता पिता से बढ़कर माना जाता था, तथा एक गुरु का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर था। ये उस टाइम ये गुरु के लिए महिमा का वर्णन करते हुए पोएम बोला गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वता के अच्छे गुणों का प्रतीक समझा जाता था। कब दोस्तों? ये सब हम प्राचीन काल के गुरु के अवधारणा के विषय में बात कर रहे हैं। एक सही गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक एक विद्यार्थी जो हर समय विद्या का ग्राही हो, उसके लिए क्या करता था? ये हमारे आज के L3 टीचर की अवधारणा लाइफ लॉन्ग टीचर के अनुरूप है। उसे गाइड द साइड नो सेइंग ऑन द स्टेज समझा जाता था, अर्थात वह एक साथी के समान मार्गदर्शक था, ना कि मंच पर विराजमान एक महात्मा। यानी एक दोस्त के जैसे अपने स्टूडेंट को गुरु क्या करते थे? टीच करते थे। ये नहीं कि मतलब केवल अपने अहम में रहे, नहीं, वो आज के L3 जो टीचर हैं उनकी अवधारणा को भी पूरी तरह से उनके अनुरूप थे। आगे देखेंगे दोस्तों, गुरु उस समय के गुरु अपने आप में एक संपूर्ण संस्था के समान होते थे, जो अपनी विद्वता तथा बलिदान के लिए जाने जाते थे। भारत में गुरु के प्रति सारी दुनिया के विद्यार्थी आकर्षित होते थे और भारत में विद्या ग्रहण करने आते थे। जब विद्यार्थी यानी प्राचीन काल में भारत में बहुत सारे विद्यार्थी जो थे विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाती तो गुरु अपने पुराने वरिष्ठ तथा प्रतिभाशाली शिष्यों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करते, यानी कि बहुत ज़्यादा जब बच्चों की संख्या हो जाती थी तो दोस्तों उस टाइम गुरु क्या करते थे?
जो प्रतिभाशाली शिष्य हैं, जो क्या है, प्रतिभाशाली शिष्य है, उसको अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करा लिया जाता था और वो भी मिलके गुरु के साथ और बाकी विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इससे अध्यापक को उसके कार्य में आवश्यक सहायता मिलती थी तथा उन पुराने विद्यार्थियों के लिए गुरु के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में अध्यापन के प्रशिक्षण का अवसर प्राप्त हो जाता था, जो अध्यापक बनने के इच्छुक होते थे। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि उस टाइम एक तरह से वो ट्रेनिंग टीचर अपने साथ रख के ही अपने विद्यार्थी को दे देता था। कब दोस्तों? प्राचीन काल में। मॉनिटर प्रणाली वास्तव में प्राचीन भारतीय शिक्षा का ही योगदान है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ विद्यार्थी ये जो या तो गुरुपुत्र होते थे अथवा कोई योग्य वरिष्ठ विद्यार्थी छोटी कक्षा के विद्यार्थी को पढ़ाते थे। बाद में मनु काल में जब चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था ने एक सामाजिक व्यवस्था का रूप ले लिया तो कोई भी ब्राह्मण पुत्र गुरु बनाया जाने लगा, चाहे वह विद्वान था अथवा नहीं। पिता अपने पुत्र को एक अध्यापक के रूप में प्रशिक्षित करने लगा और इस प्रकार अध्यापन मात्र ब्राह्मणों का पारिवारिक व्यवसाय बन गया। कब दोस्तों? प्राचीन काल में। जब बाद में जब मनु काल आया तो उस टाइम चातुर्वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था ने एक समाज में पकड़ बना लिया, यानी एक जो ब्राह्मण का पुत्र होता था वही शिक्षक होता था, बाकी कोई और शिक्षक नहीं होता। गुरु की भूमिका तथा उनके दायित्व ये देखेंगे दोस्तों कि गुरु का एक क्या भूमिका होना चाहिए और क्या उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व होनी चाहिए। प्राचीन भारत में गुरु को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं संपादित करनी होती थी। वो विद्यार्थियों के लिए माता पिता, अध्यापक, विद्वान, एक धर्म प्रचारक, मिशनरी तथा एक मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता था दोस्तों। एक पथ प्रदर्शक, दार्शनिक, विद्वान, धर्म प्रचारक, एक मित्र, इन सभी भूमिकाओं को क्या करता था दोस्तों? वो शिक्षक निभाता था। यह देखना गुरु का ही कर्तव्य था कि विद्यार्थी विकास कर रहा है, यानी विद्यार्थी का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, और गुरु तथा स्वयं की संतुष्टि से प्रगति कर रहा है। अध्यापक और शिष्य में पिता पुत्र की तरह अत्यंत गहन आंतरिक संबंध होता था। कब दोस्तों? प्राचीन काल में पिता और पुत्र के समान अध्यापक के साथ क्या होता था दोस्तों? संबंध होता था। इस संबंध की उपनिषद में भली भांति व्याख्या की गई है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट बैठना, यानी पास में बैठना। अध्यता, जो अध्यता का मतलब होता है दोस्तों लर्नर, अध्यापक के चरणों में बैठकर विधार्जन करता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानियर विलियम द्वारा रचित शब्दकोश के अनुसार उपनिषद का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घटित कर अंधकार को दूर भगा देना है। कठोपनिषद तथा बृहदरण्यायक उपनिषद पर शंकराचार्य की व्याख्या के अनुसार उपनिषद की विषय वस्तु आत्मविद्या है, अर्थात आत्मज्ञान का ब्रह्म ज्ञान। आत्मज्ञान का उपनिषद का विषय वस्तु किसके अनुसार है दोस्तों? शंकराचार्य के अनुसार है कि आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। और आपके मानियर विलियम द्वारा रचित शब्दकोश के अनुसार उपनिषद का अर्थ है परमात्मा के ज्ञान को प्रकटित या उद्घटित कर अंधकार को दूर भगा देना। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे देखेंगे अध्यापन विधि गुरु शिष्य के बीच मौखिक संवाद के रूप में होती थी, यानी उस टाइम जो अध्यापन की विधि थी क्या थी? मौखिक थे, संवाद के रूप में वो प्रकटित होती थी। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, प्रवचन, वाद विवाद तथा विवेचना, स्वस्वर पठन, यानी स्वस्वर का मतलब होता है याद करके किसी चीज़ को पढ़ना, तथा पुनरावृत्ति विद्यार्थियों की दैनिक नित्य क्रिया के अंग थे। यानी जो शिक्षक व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को बताते थे, स्टूडेंट को, वो क्या करते थे? स्वस्वर कर लेते थे, उसको याद कर लेते थे। और जब क्लास शुरू होती थी तो वो क्या करते थे? उसका पुनरावृत्ति करके शिक्षक को सुनाते थे। मूल्यांकन सतत तथा व्यापक रूप से होता था। क्या होता था दोस्तों? सतत तथा व्यापक रूप से होता था। कब? प्राचीन काल में, जिसे गुरु संचालित करता था, गुरु द्वारा संचालित होता था। औपचारिक रूप से कोई परीक्षा तो नहीं होती थी, लेकिन कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते थे। केवल दीक्षांत समारोह के समय
गुरु यह घोषणा करता है कि अमुक विद्यार्थी ने अनुबंध एंड स्टुपुलेटेड अध्ययन की पूर्ति के पश्चात स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है। गुरु उस अर्हता प्राप्त विद्यार्थी को एक विद्युत मंडली के सम्मुख प्रस्तुत करता था जो उससे प्रश्न पूछ सकते थे अथवा विद्यार्थियों को वाद विवाद के लिए क्या किया जाता था दोस्तों, आगे देखेंगे। वाद विवाद के लिए कहा जाता था तथा वो अपनी योग्यता सिद्ध कर सके, यानी मतलब एक विद्वानों की मंडली बैठ जाती थी। कब दोस्तों, प्राचीन काल की हम लोग बात कर रहे हैं। और विद्वानों की मंडली उससे क्वेश्चन आंसर करती थी कि जो उसने शिक्षा के दौरान जो चीज़ें ग्रहण की है उसे याद है या नहीं, वो पूरी तरह से विद्वान है या नहीं, वो क्रॉस क्वेश्चन करते थे। और उस क्वेश्चन को जो बच्चा बता देता था वही अपने पंडित के लिए क्या जानता था, विद्यार्थी जाना जाता था और एक विद्वान व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था दोस्तों। उस टाइम मतलब ये एक क्या बोला जाता है कि स्टूडेंट के लिए ये क्या था, एक सर्टिफिकेट लेने का ये तैयारी था दोस्तों। अध्ययन काल में विद्यार्थी को स्वायत्ता को सम्मान दिया जाता था, यानी उसका सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखा जाता था दोस्तों। विद्यार्थी अपने गुरु तथा विषय चुनने में स्वतंत्र था, यानी विद्यार्थी जो चाहेगा वो विषय सुन सकता था और अपने गुरु का भी वो चुनाव कर सकता था दोस्तों उस टाइम। यद्यपि यह गुरु का विशेष अधिकार माना जाता है कि वह किस विद्यार्थी को विशेष कि अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करे या ना करे। आप देख सकते हैं कि बौद्ध काल में मठों और मंदिरों में उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में शैक्षिक संस्थाओं को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में हिंदू गुरुकुल के प्रतिपक्ष या पूरक के रूप में इन स्थानों की विशाल प्रतिष्ठानों के रूप में विकसित किया गया। ये आवासीय विश्वविद्यालय बन गए जहाँ अध्यापकों, गुरुओं और विद्यार्थियों को समूह ज्ञान की खोज के साथ साथ रहते थे तथा काम करते थे। वे अपने आप को ज्ञान के सृजन, संरक्षण तथा प्रसारण में व्यस्त रखते थे, जो आज के विश्वविद्यालयों की 3 प्रकार अध्यापन, शोध तथा प्रसारण के समान है दोस्तों। यानी आज जो शोध हो रहा है, प्रसारण हो रहा है और अध्यापन हो रहा है, ये 3 प्रकार जो है आज के ज़माने के, वो उस टाइम में ये क्रियाकलाप गुरु और शिष्य के बीच में दोस्तों होते थे। कब? प्राचीन काल में। गुरुकुल में प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से होते थे। ये परीक्षाएं अत्यंत कठिन होती थी और उच्च शिक्षा के जाने माने केंद्रों तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, कांची, बनारस इत्यादि स्थानों पर आयोजित की जाती थी। इन केंद्रों पर पूरे भारत से तथा विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे दोस्तों। गुरुकुलों की यह विशेषता रही है कि इनमें शिक्षा व्यक्तिगत आधार पर दी जाती थी, एक संस्था के रूप में नहीं। पाठशालाओं की भांति मध्यकालीन भारत में इस्लामी शिक्षा देने के लिए मस्जिदों में निम्न स्तर की शिक्षा के लिए मकतब तथा उच्च प्रारंभिक के लिए मदरसे स्थापित किए गए। यह इस्लामी शिक्षा जो कि पवित्र कुरान का भाग था, मुसलमान बच्चों को मुल्लाओं तथा मौलवियों द्वारा दी जाती थी। यह व्यवस्था उस समय तक चलती रही जब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने बहुत सारे प्रदेशों पर नियंत्रक सत्ता के रूप में अपने आप को स्थापित किया दोस्तों। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि वर्तमान सांस्कृतिक व्यवसायिक अध्यापक की शिक्षा। अध्यापक शिक्षा क्या है, यानी ये तो बात रही थी दोस्तों कि प्राचीन काल में गुरु की अवधारणा क्या थी, प्राचीन काल के गुरु कैसे थे। अब आज बात करें प्रेजेंट में आज की गुरु की अवधारणा क्या है दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम के गुरु की क्या विशेषता थी, किस तरह बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और इस टाइम क्या गुरु की का कंसेप्ट है, किस तरह से उनका अवधारणा है और क्या बच्चों के साथ उनका पढ़ाने का या टीचिंग कराने का किस तरह से प्रोसीजर है। प्राचीन काल में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि स्टूडेंट को क्या किया जाता, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे विद्वानों की मंडली में बैठा दिया जाता था और विद्वानों के मंडली के प्रश्नों का उत्तर देकर ही बच्चा अपने आप को प्रूफ करता था कि उसे विद्या का पूरा ज्ञान
है, तब जाकर उसे समाज में एक विशेष व्यक्ति का स्थान मिलता था दोस्तों। गुरु के साथ से भिक्षाकारी करके अपनी दैनिक क्रियाओं को पूरा करते थे। ये सभी इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक है दोस्तों, जो ध्यान में रहेंगे तो हम आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे दोस्तों। आगे नेक्स्ट आज अब देखेंगे वर्तमान सार्वत्रिक यानी व्यावसायिक अध्यापक शिक्षा आज के ज़माने की क्या है। यद्यपि प्राचीन भारतीय शिक्षा के ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिन्हें आधुनिक शिक्षा में अंगीकृत किया जा सकता है, तथापि यदि आप आज के व्यावसायिक अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको विभिन्न कौशलों गुणों को सीखना पड़ेगा, उनमें प्रवीणता प्राप्त करनी पड़ेगी, उन्हें आत्मसात करना होगा और दूसरे व्यक्ति के साथ साथ अपने अन्योन्य क्रिया के निर्देशित करना होगा। ये कुछ गुण हो सकते हैं। आगे पॉइंट पे है दोस्तों, प्रभावनीय तथा सकारात्मक रूप से सोचिए तथा दूसरों को भी सकारात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। यानी दोस्तों पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही दूसरे को बोलिए, यानी आपके सामने जो स्टूडेंट है उसे पॉजिटिव रहने के लिए ही बोलिए। अभिव्यक्तिशील, दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना और प्रभावी संप्रेषण को प्रोत्साहित कीजिए। यानी दूसरों के साथ क्या करना है, अपने विचारों को आदान प्रदान करना है और एक इफेक्टेड कम्युनिकेशंस को घटित करना है दोस्तों। आगे देखेंगे, एक अच्छा श्रोता, विद्यार्थियों की बातों की समानुभूति पूर्वक सुनिए। यानी एक शिक्षक की क्वालिटी होनी चाहिए, ये एक शिक्षक के गुण है दोस्तों, कि क्या एक अच्छा संप्रेषण करने वाला हो, दूसरे का सम्मान करने वाला हो, एक अच्छा श्रोता भी हो, यानी एक गुड लिसनर भी हो, जो विद्यार्थियों की बातों को समानुभूति पूर्वक सुने। और एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए दोस्तों, विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरों के साथ कार्य करने में आपका व्यवहार ईमानदार, खुला तथा प्रामाणिक होना चाहिए। प्रतिकर व्यवहार, दूसरों के साथ सकारात्मक पारस्परिक कार्य संबंध स्थापित कीजिए तथा उन्हें जारी रखें। व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया तथा लगाव के द्वारा विश्वास के वातावरण का निर्माण कीजिए। एक शिक्षक का ये गुण है कि इस तरह का उनको व्यवहार करना पड़ता है आज के ज़माने में शिक्षक बनने के लिए। व्यवस्थित, संगठित, योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध तरीके से कार्य कीजिए। यानी एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक योजनाबद्ध और क्रमबद्ध तरीकों से अपना कार्य को पूर्ण कराना चाहिए। आत्मविश्वासी तथा संतुलित बनिए तथा बच्चों को सकारात्मक आत्मसंपर्क विकसित करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अभिप्रेरणात्मक, कुछ मानकों तथा अपेक्षाओं को संजोए हुए उत्साहित रहिए। रचनात्मक भी होना चाहिए एक शिक्षक को, क्रियाकलापों की दृष्टि से क्या हो, शिक्षक रचनात्मक भी हो, संवेदनशील, सहानुभूतिशील, दूसरे को ध्यान रखने वाला, पराभूतिशील और भावात्मक स्तर पर अन्य व्यक्तियों की अनुक्रिया करने में सक्षम, अपने विचारों तथा भावनाओं में खुला तथा दूसरे को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। नम्र, दूसरों की सहायतार्थ अपनी योजनाओं की दिशाओं को बदलने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अनुभूतिक्षम, प्रत्येक बालक को अनुमान व महत्वपूर्ण समझने वाला होना चाहिए। मूल आधारित होना चाहिए, मानव की योग्यता तथा सम्मान पर केंद्रित करने वाला टीचर होना चाहिए। समुदाय के मूल्यों के प्रति क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। सुविज्ञ होना चाहिए, यानी जानकार होना चाहिए, जो सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर हो। सृजनात्मक, बहुमुखी, नवाचारी एवं नए विचारों के प्रति प्रभावनी, ओपन माइंडेड होना चाहिए शिक्षक दोस्तों। सहनशील, धीर, सदैव वस्तुगत तथा नियोजित रहने का प्रयास करने वाला होना चाहिए। प्रतिबद्ध, विद्यार्थी तथा अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्ध होना ही शिक्षक का एक बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों। आगे देखेंगे, एक सार्वत्रिक अध्यापक को घमंडी हुए बिना आत्मविश्वासी होना चाहिए। समूह के साथ अन्योन्य क्रिया में व्यावसायिक मानक व्यवहार की आवश्यकता होती है, जिनमें विनम्रता, दृढ़ता तथा न्याय संगतता होनी चाहिए। सामूहिकता के लिए उपयुक्त तैयारी भी एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब आप कक्षा में प्रवेश करें तो आपके पास सभी अपेक्षित सामग्री तथा पाठ्य योजना भी तैयार होना चाहिए दोस्तों।
यदि आप पूर्ण रूप से कक्षा में नहीं जाते हैं तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। यानी कहने का अर्थ है कि शिक्षक है अगर क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो उसके पास उस जो चीज़ पढ़ाने जा रहा है उसके बारे में बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। बिना तैयारी के कक्षा में जाना ये अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी अच्छी बात नहीं है दोस्तों। तो ये थे आज की कक्षा में दोस्तों, यानी प्राचीन काल के गुरु की अवधारणा और जो आज के जो गुरु हैं उनके गुण क्या होना चाहिए और प्राचीन काल में गुरुओं के गुण और अवधारणा क्या थी, उनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को कक्षाएं पसंद आएंगी और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके ये सभी टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे दोस्तों। वीडियो के माध्यम से हम सुन के आसानी इसलिए हो जाता है पढ़ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं और एक वीडियो लगा के सुन लिए तो वो हमारे दिमाग में चला जाता है दोस्तों। लेकिन इसके अपेक्षा अगर NIOS का स्टडी मटेरियल ही लेके हम लोग बैठे और पढ़ने लगे तो वो ज़्यादा दिमाग में नहीं आता, क्योंकि हम लोग सुन के बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं दोस्तों। इस तरह आपको हमारे चैनल पे पूरे NIOS DLED के सारे स्टडी मटेरियल यूनिट वाइज पर डे तो नहीं, मतलब 1-2 दिन स्किप करके मिलेंगे दोस्तों, लेकिन ज़रूर मिलेंगे। और आपके एग्ज़ाम के पहले से पहले यानी 1-2 महीना पहले तक कम्प्लीटली NIOS DLED का पूरा स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि और अच्छा कैसे इसमें किया जा सकता है दोस्तों। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।